तारीख के औराक में ना एक पूरी की पूरी सल्तनत दफन है। एक ऐसी सल्तनत जो कदीम मिस्र से भी कहीं बड़ी थी, लेकिन हम उसका नाम तक नहीं जानते। तो आज हम इसी गुमशुदा दुनिया में कदम रखने वाले हैं और वादी सिंध की इस पुरस्कार तहजीब के राजों से पर्दा उठाएंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर कदीम मिस्र से भी बड़ी एक तहजीब बस यूं ही गायब हो जाए। एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल तक फलती फूलती रही और फिर ऐसे मिट गई जैसे कभी थी ही नहीं। यही तो वो पहेली है जो वादी सिंध की तहजीब ने हमारे लिए छोड़ी है। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। नहीं, ये तहजीब इतनी बड़ी थी कि अगर आप कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तब भी इसके बराबर नहीं पहुंचते। सोचें, एक ऐसी सुपर पावर जो 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है, हम ये तक नहीं जानते कि वो लोग खुद को क्या कहकर पुकारते थे। तो चलिए एक जासूस की तरह उनके छोड़े हुए सुराढ़ों का पीछा करते हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि उनकी सल्तनत कैसी थी, क्या वाकई उनका माशरा हुक्मरानों के बगैर चलता था, उनकी माशियत का इंजन कैसे काम करता था, वो किन देवताओं को पूछते थे, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो गए कहाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी सल्तनत की। जब हम उनके खंडरात को देखते हैं ना, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो कोई जंगी यादगारें या शान और शौकत नहीं है, बल्कि नज़्म व ज़ब्त है, कमाल का डिसिप्लिन। एक ऐसा नज़्म जिसने इस तहजीब को सदियों तक जोड़े रखा। ये जो शहर हमें नज़र आते हैं जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये कोई इत्तफाकन बनी हुई बस्तियां नहीं थी। नहीं, ये तो अपने वक्त के स्मार्ट सिटीज़ थे। आप सोचें, हर गली, हर नाली, हर मकान, सब कुछ एक मास्टर प्लान का हिस्सा था। उनकी अर्बन प्लानिंग इतनी एडवांस थी कि उस जमाने की किसी और तहजीब में उसकी मिसाल तक नहीं मिलती। अच्छा, इतनी बेहतरीन मंसूबाबंदी के पीछे आखिर था कौन? कोई ताकतवर बादशाह, कोई फ़िरौन? बस यहीं आकर वादी सिंध की कहानी सबसे ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ हमें वो कुछ नहीं मिलता जिसकी हम तवक्को कर रहे होते हैं। ज़रा ये फ़र्क देखिए, एक तरफ मिस्र के अजीम अहराम हैं और दूसरी तरफ वादी सिंध का ये ग्रेट बाथ। उन्होंने अपनी सारी तवानाई बादशाहों के मकबरों पर नहीं लगाई, बल्कि अवाम के लिए निकासी आब के निज़ाम और अवामी तालाबों पर लगाई। इससे क्या लगता है? शायद उनके हीरो जंगजू नहीं थे, बल्कि वो इंजीनियर और मेमार थे जो पूरे मुआशरे की बुनियादें मजबूत कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हमें बताती क्या हैं? यही कि यहाँ मैं से ज़्यादा हम की अहमियत थी। आप सोचें, पूरे इलाके में एक ही साइज़ की ईंटें, ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें और शहर के हर घर तक पहुंचता जदीद निकासी आपका निज़ाम। ये सब एक ऐसी सोच की तरफ इशारा करता है जो दिखावे पर नहीं बल्कि अपने तमाम शहरियों की भलाई पर यकीन रखती थी। जाहिर है ये शानदार शहर सिर्फ हवा में तो नहीं बन गए थे, उनके पीछे एक बहुत मजबूत माशी इंजन काम कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि उनकी दौलत का जरिया क्या था, वो इतने खुशहाल कैसे हुए? देखें, इनकी मईशत ना एक बेहतरीन मशीन की तरह काम करती थी, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले दरिया की जरखेज ज़मीनों से गंदम और कपास की फसल आती थी। फिर शहरों में माहिर कारीगर उस खाम माल से शानदार मिट्टी के बर्तन, मोती और वो मशहूर मोहरें बनाते थे। उसके बाद वज़न और पैमाइश के एक स्टैंडर्ड निज़ाम ने पूरे इलाके में तिजारत को बिल्कुल शफ़ाफ बना दिया, और आखिर में उनकी कश्तियाँ ये सारा सामान लेकर हज़ारों मील दूर मेसोपोटामिया तक पहुँचती थी। और ये सिर्फ तिजारत की बात नहीं थी, उनके जो वज़न के पैमाने थे ना, उनमें हैरत अंगेज़ हद तक दुरुस्तगी थी। मतलब आज के दौर के हिसाब से भी वो बहुत प्रिसाइज थे। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि उनके लिए इंसाफ और ईमानदारी सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि उनके सिस्टम का हिस्सा थीं। एक ऐसा मुआशरा जो हर लेन देन में शफाफियत को यकीनी बनाता था। अच्छा, मईशत और शहरों के बाद अब आते हैं उनकी रूहानी जिंदगी की तरफ। और यहाँ एक और बड़ा मुअम्मा हमारा इंतजार कर रहा है, जिसे हमें छोटे छोटे आसार कदीमा के टुकड़ों को जोड़कर हल करना होगा। क्योंकि हमें कोई बड़े मंदिर नहीं मिलते, तो हमें इनके अकायद को इन छोटी छोटी चीज़ों से समझना पड़ता है। जैसे ये मशहूर पशुपति मोहर, कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये भगवान शिव की इब्तिदाई शक्ल हो सकती है, या फिर ये मादर देवी की मूर्तियां जो शायद जरखेजी या फितरत की पूजा की अलामत हैं। ये सारे टुकड़े मिलकर एक तस्वीर तो बनाते हैं, लेकिन वो तस्वीर अभी भी बहुत धुंधली है। और यही वो बुनियादी सवाल है जो आज भी माहिरीन को परेशान करता है। भाई, हम उनकी बनाई हुई चीज़ों को तो देख सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की सोच क्या थी? उनके अकायद की गहराई कितनी थी? उन अलामात का असल मतलब क्या था? ये सब जवाब उनकी इस खामोश अनपढ़ी तहरीर में कैद हैं। तो अब तक हमारे पास एक ऐसी तहजीब की तस्वीर बनती है जो बहुत मुनज़्ज़म थी, खुशहाल थी और रूहानी तौर पर भी गहरी थी।
مطلب ایک ایسی تہذیب جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے تو ہمیشہ رہنا چاہیے تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ تو چلیں اس ساری کہانی کو سمیٹتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کیا تھی؟ یہ کانسی کے دور کا ایک انتہائی ترقی یافتہ شہری معاشرہ تھا جو اپنی شاندار منصوبہ بندی اور تجارت کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن شاید آج اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا پراسرار زوال ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ یہ تہذیب تقریباً 2000 سال تک قائم رہی۔ 2000 سال، جس میں سے 700 سال تو اس کا عروج کا زمانہ تھا۔ یہ ایک بہت لمبا اور مستحکم دور تھا، اور اسی بات نے اس کے زوال کو اور بھی زیادہ پراسرار بنا دیا ہے۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ دیکھیں، کوئی ایک پکا جواب تو نہیں ہے، صرف تھیوریز ہیں۔ ہو سکتا ہے موسمیاتی تبدیلی نے ان کی زمینوں کو بنجر کر دیا ہو، یا شاید دریاؤں نے اپنا رخ بدل لیا اور ان کے شہر پانی کو ترس گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے تجارتی راستے یا ساتھی ختم ہو گئے ہوں۔ سچ شاید ان سب چیزوں کا ایک مجموعہ ہی ہے۔ اور آخر میں ہم گھوم پھر کر اسی سوال پر واپس آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کا سب سے بڑا، سب سے گہرا راز ان کی اس تحریر میں بند ہے۔ جس دن ہم اسے پڑھنے میں کامیاب ہو گئے نا، شاید اس دن یہ گمشدہ سلطنت ہزاروں سال کی خاموشی توڑ کر ایک بار پھر ہم سے بات کرے گی۔